हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा भाव। प्रस्तावना, हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने जा रहे हैं। यूरोप एक महाद्वीप है और हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रवाद का उदय होता है यूरोप से होता है और यूरोप के एक देश जिसका नाम है फ्रांस, और फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय होता है। प्रस्तावना देखेंगे। हम जानते हैं कि फ्रांस में कुलीन वर्गों का प्रभुत्व स्थापित था और पूरे फ्रांस पर पादरी वर्ग का वर्चस्व था और राजा मनमाने तरीके से वहां पर राज कर रहे थे और जनता बुरी तरह प्रताड़ित हो रही थी। जनता पूरी तरह से चारों तरफ से प्रताड़ित हो रही थी। इसी कारण 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होते से हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, जो 1789 ईस्वी में होती है और यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। हम देखते हैं फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू का कल्पना दर्शन। इन्होंने 4 श्रृंखलाओं का एक चित्र बनाया और उस चित्र के माध्यम से पूरे राष्ट्र को भाईचारे का प्रतीक उस चित्र को बनाया। उस चित्र में एक महिला को स्वतंत्रता की देवी का प्रतिमा बनाया गया और वो महिला एक हाथ में ज्ञान उदय का मिसाल लिए हुई है, दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों के घोषणा पत्र हैं और वही देखते हैं कि कुछ लोग विनम्र होकर वहां वंदना कर रहे हैं और देखते हैं कि कुछ लोग दृश्य में वही दृश्य में दिखाया गया है कि कुछ लोग क्रांति का तिरंगा हाथ में लिए खड़े हैं, जो फ्रांसीसी लोग हैं और अमेरिकी लोग, स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो लोग दिखाए गए हैं कि संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। एक तरफ दिखाया गया है कि जर्मनी के लोग काला लाल सुनहरा तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और वहीं एक तरफ दिखाया गया है कि जो भी निरंकुश संस्थाएं थी उनके मुकुट वहां धूल धूसरित हुई है। तो इस जो प्रतिमा है इसका ये उद्देश्य है कि पूरे राष्ट्र के बीच एक भाईचारे का भावना बनी रहे। इसका यही उद्देश्य फ्रेडरिक सारियू का था। अपने इस कल्पना दर्शन चित्र के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार। फ्रांसीसी क्रांति, हम जानते हैं कि फ्रांसीसी जो क्रांति है ये किस वजह से होती है। हम 1789 से कुछ
पहले चलते हैं, पीछे उसके हम देखते हैं कि लुई 14वां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। लेकिन लुई 14वां के बाद जब उसका पुत्र लुई 15वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है 1715 ईस्वी में, तो वो जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उस स्थिति को और मजबूत करने के बजाय और कमजोर करने लगा, क्योंकि वो लुई 14वें की तरह योग्य नहीं था और ये लुई 15वां जो था एक विलासी शासक था, भोग विलास में लिप्त रहता था और फिजूल खर्च किया करता था, फिजूल के युद्ध लड़ा करते थे जिसका कोई परिणाम नहीं, जिससे इससे कोई लाभ नहीं, और भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे देखते हैं कि लुई 15वां के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। लुई 15वां का जब मृत्यु होता है 1774 ईस्वी में, उस समय लुई 15वां का पुत्र लुई 16वां को फ्रांस की गद्दी पर बैठाया जाता है और उस समय लुई 16वां का उम्र 20 वर्ष का होता है। 20 वर्ष की आयु में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है और लुई 16वां गद्दी पर कब बैठता है? लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। उसे गद्दी पर बैठने से पहले ही यह आभास हो गया था कि फ्रांस की स्थिति क्या है। वो गद्दी को प्राप्त कर चुका था, उसे गद्दी तो मिल गई थी, लेकिन उसे यह आभास हो गया कि ये जो गद्दी मिली है, उसने ये स्वयं कहा कि जो गद्दी मुझे मिली है ये फूलों भरी सेज नहीं बल्कि कांटों भरी सेज है, क्योंकि फ्रांस की स्थिति इतना आर्थिक स्थिति हर तरीके से खराब हो चुकी थी कि उसे सुदृढ़ करना, फिर उसे मजबूत करना, फ्रांस की स्थिति को बेहतर बनाना संभव नहीं था और वो इतना योग्य भी नहीं था कि उसे संभव बना सके, फ्रांस की स्थिति को मजबूत कर सके, इतना योग्य नहीं था। और लुई 16वां जब गद्दी पर बैठता है 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है, 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस की स्थिति का जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो पा रहा था। हम जानते हैं कि लुई 16वां की जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिससे इनका विवाह हुआ था लुई 16वां का। उनका नाम था मेरी अंतवानी। वो भी अपने श्रृंगार में लगा रहती थी, शौक श्रृंगार में ही वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। और हम जानते हैं कि वो जो उनके दरबार के मंत्री थे, अपने पदों को उन्नति के लिए अगर लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतवानेट को कुछ अच्छे आभूषण देकर अगर अपने पद को उन्नति कराना चाहते थे तो वो लुई 16वां की पत्नी को अच्छे आभूषण देकर, प्रलोभन देकर
लुई 16वां से अपने लिए बात करने का वहां पर मेरी अंतवानेट के सामने प्रस्ताव रखते थे और मेरी अंतवानेट अपने पति लुई 16वां से यह आग्रह करके उन मंत्री वो को उच्च पद दिलवा देते थे, जिससे राज दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला गया। मेरी अंतवानेट देश के विकास में करने के बजाय वो अपने शौक श्रृंगार में ही लिप्त रहती थी। ये भी एक कारण था कि मेरी अंतवानेट भी फिजूल खर्च की। लुई 16वां जनता या देश को सुधार करने का प्रयास नहीं किया। और हम देखते हैं कि लुई 16वां के समय एक ऐसा मंत्री, वित्त मंत्री नेकर, जो फ्रांस की स्थिति को समझता था, उस मंत्री को मेरी अंतवानेट के कहने पर पद से हटा देता है लुई 16वां, जिससे फ्रांस की जनता लुई 16वां से और नाराज हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आर्थिक स्थिति फ्रांस की थी धीरे धीरे और खराब होती चली गई और लुई 16वां के प्रति जनता का आक्रोश और बढ़ता चला गया। और फ्रांस में जो सामंत वर्ग थे, जो फ्रांस में वर्ग बटे हुए थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, जो प्रथम वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग, वो अपने अनुसार जनता पर कर लगाते थे। पादरी वर्ग जनता पर टाइप नामक कर लगा रखा था, जिसे हम धार्मिक कर के नाम से जानते हैं। वो धर्म के सामग्रियों पर कर लिया करते थे। और एक वर्ग जो था द्वितीय वर्ग, इसमें सामंत वर्ग के लोग आते थे, जो धनाढ्य परिवार से होते थे। राज दरबार में अगर कोई इन्हें पद मिल जाता था तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, इन्हें विशेष अधिकार मिला हुआ था। तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से हर प्रकार से टैक्स देने का कार्य, राजा को भी टैक्स दे रही है जनता और पादरी वर्ग को भी टैक्स दे रही है। जो तृतीय वर्ग के लोग हैं ये टैक्स दे रहे हैं, जिसमें साधारण वर्ग आ जाएंगे, मध्यम वर्ग आ जाएंगे, सर्वसाधारण वर्ग आ जाएंगे, जिसमें वकील हैं और मध्यम वर्ग के लोग शिक्षित भी हैं और सर्वसाधारण वर्ग इसी के पाठ हैं, जिसमें मजदूर हैं, किसान हैं। ये लोग फ्रांस में हर टैक्स देने का काम कर रहे हैं और इन्हीं की स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। सामंत वर्ग के लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। पादरी वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के जो पुजारी थे, पादरी जो थे, पुजारी थे, वो चर्च में पूजा करते थे। ये लोग, इनके पास इतना संपत्ति थी कि ये लोग ऐसो आराम की जिंदगी जिया करते थे, चांदी की थाली में खाना खाते थे। वहीं फ्रांस की जनता भूखमरी के कारण मजबूर थी, लोग मर रहे थे। इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। और हम अंततः देखते हैं कि 1789 ईस्वी में जनता को बार बार प्रताड़ित करने की वजह से क्रांति होती है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया जाता है और 1789 ईस्वी में
हम देखते हैं कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार अब राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद एक शासन आता है जिसे हम संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जानते हैं। फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। राजा तो होगा लेकिन वो एक कानून के अंदर होगा, कानून के अनुसार ही अपना काम करेगा, मनमानी नहीं कर सकता है। और ये शासन हम जानते हैं चला है 1891 से 1892 ईस्वी तक संवैधानिक राजतंत्र चलता है। और इसके बाद जो आता है हम देखते हैं कि राजतंत्र जो है संवैधानिक राजतंत्र 1892 में समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है आतंक का राज आता है जो चलता है 1893 से 1894 तक। आतंक का जो राज आता है 1893 से 1894 ईस्वी तक चलता है। इसमें हम जानते हैं कि 1893 में लुई 16वां को फांसी दे दी जाती है और वहां से संवैधानिक राजतंत्र तो 1892 में ही समाप्त हो जाती है। और हम देखते हैं कि 1893 में लुई 16वां जो है उन्हें फांसी दे दी जाती है और आतंक का राज जो आरंभ होता है 1893 से होता है। और इस आतंक के राज्य में वो जो व्यक्ति हैं जो क्रांतिकारी नेता का विरोध कर रहे थे, जो क्रांतिकारी, हम जानते हैं कि आतंक का राज 1893 से 1894 ईस्वी तक चला। 1893 से ही जो क्रांतिकारी नेताओं का विरोध किया था, जैसे पादरी वर्ग के लोग, सामंत वर्ग के लोग, जिन्होंने जनता को प्रताड़ित किया था, किसी न किसी मामले में उन्हें लाकर उन्हें दोषी ठहराया जा रहा था और दोषी ठहराने के बाद उन पे नाम मात्र की कार्रवाई की जाती थी और कार्रवाई करने के बाद उन्हें तुरंत फांसी पर चढ़ा दिए जाते थे। फांसी देना जो था इसमें काफी समय लग रहा था, इसलिए एक गिलोटिन नामक व्यक्ति ने एक मशीन का निर्माण किया जिसे गिलोटिन रखा गया। उस मशीन का ही नाम गिलोटिन रख दिया गया, जो फांसी की मशीन थी। और वो जो फांसी का मशीन हुआ करता था, हम जानते हैं कि फांसी का मशीन जो बनाया गया ऐसे बनाया गया, यहां ये जो मशीन है, यहां पर व्यक्ति के गर्दन को लाकर इसमें फंसा दिए जाते थे और ऊपर से पैक कर दिए जाते थे। केवल गर्दन उसमें फंसाने की जगह होती थी और गर्दन जब अंदर आ जाता था उसे लॉक कर दिया जाता था और ऊपर से जो आरा लगा होता था उसे खींचकर छोड़ दिया जाता था, जिससे आरा सीधे नीचे आता था और उसके ऊपर जो इस फंदे में होता था
जो गिलोटिन में जिसका सर होता था, उसका सर धड़ से अलग हो जाता था, जिससे फांसी देने में समय कम लगता था। कहा जाता था कि बहुत से व्यक्तियों को एक दिन में फांसी दी जाने लगी, जिससे और तेजी से जो लोग थे पादरी वर्ग के, सामंत वर्ग के, इन्हें पकड़कर फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। हम देखते हैं कि आतंक के राज्य से अंततः लोग उठ चुके थे, क्योंकि फ्रांस में इतने कत्लेआम हो चुके थे कि लोग अब इससे उभरना चाहते थे। और इसका जो नेता थे, हम जानते हैं उनका नाम था रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर रॉबेस्पियर जो है आतंक राज्य का नेता थे, और इन्हें बार बार इस चीज को रोकने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन ये नहीं रुक रहे थे। इसलिए इन्हें लगभग काफी लोग घेर लिए, और इन लोगों से बचने के लिए इनके हाथ न लगने के, जो हाथ नहीं लगना चाहते थे इन लोगों से, इनसे हम जानते हैं कि रॉबेस्पियर आतंक राज्य का नेता थे, और इन्हें लगभग 1893 से 1894 तक अत्यधिक कत्लेआम मचा, और इस वजह से इन्हें रोकने का प्रयास किया गया कि ये अब इस फांसी जो लगाई जा रही है, गिलोटिन पर चढ़ाए जा रहे हैं, इन्हें अब रोक दिया जाए। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। जनता ने इन्हें फिर पकड़ने का प्रयास किया, जनता से भागने का प्रयास किया, और इसी बीच स्वयं को गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन जैसे इन्होंने गोली चलाया तो इनके जबड़े से छू के गोली निकल गई, जबड़ा फट गया, पर इनकी मृत्यु नहीं हुआ। तो लोगों के हाथ आए और इन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और हम देखते हैं कि आतंक राज 1893 से 1894 तक चला, और 1894 में समाप्त हो गया। यहीं से एक और शासन की स्थापना होती है, जिसे हम जानते हैं डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी का शासन, इसमें 5 सदस्यों का एक कार्यपालिका होता था, और इनके द्वारा ही पूरे फ्रांस को संचालित किया जाता था। और ये जो शासन चलता है 1895 से 1899 ईस्वी तक। डायरेक्टरी का शासन जो चलता है 1895 से 1899 ईस्वी तक चलता है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टरी का शासन इसलिए बनाया गया था कि जो आतंक मचा हुआ था उसे पूरी तरह समाप्त कर दे, और फ्रांस में शांति का वातावरण बनाए, और फ्रांस को विकास की ओर लेकर जाए, जनता को सुविधा मिले। लेकिन डायरेक्टरी शासन में इन सब पर खरे नहीं उतर पाई, और डायरेक्टरी शासन का समापन 1899 में हो गया। और हम देखते हैं कि 1899 में उभर कर एक व्यक्ति आता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और 1899 में ही नेपोलियन बोनापार्ट इटली पर कार्रवाई करता है, चढ़ाई करता है, और इटली को अपने अधीन कर लेता है। जब इटली से वापस आता है तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है उसकी स्वागत भव्य तरीके से की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्र विचार थे, इनकी जो भावनाएं थी, वो
ये थी कि इन्हें स्वतंत्रता मिले, समानता का अधिकार हो और बंधुत्व, भाईचारे का संबंध हो। यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का इनका नारा था, इनका विचार था। सब यही विचार को इन्होंने प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य क्या है। जो फ्रांस की क्रांति है, इसकी व्यापक लक्ष्य क्या है, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य। जो फ्रांस की क्रांति होती है, इसका लक्ष्य था कि फ्रांस को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जो फ्रांस में जो लोगों का अधिकार छिन गया है, नहीं मिल रहा है, उन्हें वो मिले, लोग स्वतंत्र पूर्वक जीवन जिए, समानता भी उन्हें मिले। इस लक्ष्य को लेकर ही फ्रांस में क्रांति हुई। और हम देखते हैं कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्रांस का सम्राट बन जाते हैं। फ्रांस का सम्राट 1804 में बनते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन संहिता लागू करते हैं। और इस नेपोलियन संहिता के माध्यम से हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट सामंत वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर देते हैं। जो सामंत वर्ग को विशेषाधिकार मिला था, उसे समाप्त कर दिया गया। जो जमींदार थे, जमींदारी समाप्त कर दी गई। जो किसान कई वर्षों से खेतों पर काम करते आ रहे थे, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। अब जमीन का जो मालिक है, अब किसान होंगे, जमींदार नहीं। ये उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। जो सामंत वर्ग का विशेषाधिकार है, उसे समाप्त करने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं इस प्रकार से उन्होंने जो फ्रांस का सुधार किया, सुधार में अहम भूमिका निभाया। और हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सभी नागरिकों पर समान कानून लागू किए। तो इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। और देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने जो फ्रांस के सम्राट थे, फ्रांस के आसपास के लगभग कई देशों को उन्होंने अपने वर्चस्व में ले लिया। कई देशों को वो स्वयं आदेश देते थे कि उस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं, बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। और यही वजह था कि सभी देश नेपोलियन बोनापार्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाते थे।
रूस पे ये आदेश दिए, क्योंकि रूस पर ये आदेश दिए गए रूस के लिए कि रूस इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि इंग्लैंड को अपने अधीन करना, अपने अधीनस्थ करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि इंग्लैंड उस समय बहुत बड़ी शक्ति थी, जिसे झुकाना बहुत कठिन कार्य था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट उसे झुकाने पे लगा हुआ था और अन्य देशों पे जो आसपास के देश थे जो उसके अधीन थे नेपोलियन बोनापार्ट के, उन सभी को ये आदेश दिए कि कोई भी देश ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन है उससे व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि ब्रिटेन को झुकाने का एक ही रास्ता था कि उसके व्यापार को ठप कर दिया जाए। और ये नेपोलियन बोनापार्ट भली भांति जानता था। इसलिए उन्होंने हर एक जो उनके संबंध में देश थे, सभी देशों से सहानुभूति और वार्तालाप के अनुसार बात विवाद करके ये सबको आदेश दिए कि कोई भी ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। और उस समय ब्रिटेन का जो व्यापार बहुत उच्च लेवल पे चल रहे थे और सभी देश उससे व्यापार कर रहे थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश से लगभग बहुत से देश व्यापार करना बंद कर दिए, जिससे ब्रिटेन में खलबली मच गई। ब्रिटेन के व्यापारियों ने अपने सम्राट के प्रति हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो अपने सम्राट के प्रति जो आग्रह किया कि आप जो ये व्यापार ठप हो रहे हैं अन्य देशों से, इस पे आप कार्रवाई कीजिए, जो रोकने का प्रयास कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने अन्य देशों से बात करने के बाद लगभग काफी देश ब्रिटेन के पक्ष में थे। और हम देखते हैं कि उसके आदेश के बाद भी, नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश के बाद भी ब्रिटेन से व्यापार नहीं करना है, अनेक देश कर रहे थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट को पता चला कि रूस भी जो है व्यापार कर रहा है ब्रिटेन से। जब इस बात का पता चला तो अपने लगभग कई लाख सैनिकों के साथ रूस पे उसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब किए, वो जो समय था वो बहुत बर्फीली समय थी, ठंड का समय था। और जब उन्होंने रूस में प्रवेश किया तो जिस एरिया में इन्होंने प्रवेश किया अपने सैनिक को लेकर, उस समय रूस का जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय थे। और जार निकोलस द्वितीय ने उस एरिया को पूरी तरह खाली करा दिया, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1840 ईस्वी में बनते हैं। और उसी समय नेपोलियन संहिता लागू किया जाता है। नेपोलियन संहिता और फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का व्यापक जो लक्ष्य है, फ्रांस के राष्ट्रवाद को पूरे यूरोप में प्रसार करना। और देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन संहिता लागू करते हैं और नेपोलियन संहिता के माध्यम से उन्होंने फ्रांस में व्यक्तियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी कुलीन वर्ग का
जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, उन्हें समाप्त कर दिया गया। जो जमींदारी थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। जो किसान कई वर्षों से खेत पर काम करते आ रहे थे, उसे उस खेत का मालिक घोषित कर दिया गया। जो फ्रांस में कानून सभी को अलग अलग तरीके से कानून का जो अधिकार था, जो इस्तेमाल किया जा रहे थे, उस कानून को सभी व्यक्तियों के लिए समान कर दिया जाए। यानी कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक समान है, कोई भी कानून के सामने नहीं बड़ा है नहीं छोटा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यापक लक्ष्य है फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रांस में विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और जो मजदूर थे उन्हें राहत दी गई। अनेक मामलों में हम देखते हैं कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता के माध्यम से यातायात की व्यवस्थाएं बेहतर की गई और जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार प्राप्त थे उन्हें समाप्त कर दिए गए। और देखते हैं कि संपत्ति सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया और जो व्यवस्थाएं बनी थी, जो परंपरागत चली आ रहे थे, उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का नेपोलियन संहिता के अनुसार किया गया सुधार है, उस समय का सुधार था। तो हम देखते हैं कि अब फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, क्योंकि हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण उस समय फ्रांस में जो कुलीन वर्ग थे वो वर्चस्व स्थापित कर लिए थे और जो पादरी वर्ग के लोग थे, जो पादरी थे, जो चर्च में पूजा किया करते थे, उनका पूरे फ्रांस पे वर्चस्व स्थापित था और राजा मनमाने तरीके से राज कर रहे थे। जनता पूरी तरह प्रताड़ित हो रही थी। इसी वजह से फ्रांस में क्रांति का माहौल उत्पन्न हुआ और 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव, हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। फ्रांस के लोग जागरूक हो जाते हैं, फ्रांस के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, मांग करते हैं और फ्रांस में लोगों के बीच देश प्रेम की, जो देश प्रेम की भावना है, वो अत्यधिक तेजी से विकसित होती है और फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक तंत्र आ गए हैं, गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव पड़ता है। फ्रांस में 3 क्रांतियां होती हैं। पहले 1789 ईस्वी में होती है क्रांति, दूसरी क्रांति जो होती है 1830 ईस्वी में होती है और तीसरी जो क्रांति होती है 1848 में होती है। इस प्रकार से 3 क्रांतियां होती हैं जो फ्रांस पे अत्यधिक प्रभाव डालती है और फ्रांस में नए गणतंत्र की भी स्थापना करती है इस क्रांति के द्वारा। तो देख लीजिए फ्रांस की क्रांति का, जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांस पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, किस प्रकार प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी। अब देखेंगे यूरोप में, एक मिनट,
देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। अब जो फ्रांसीसी क्रांति था ये यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप के अन्य देश प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति से पहले राजतंत्र हुआ करता था और लोग किस प्रकार प्रताड़ित होते थे। मैंने बताया आपको कि किस प्रकार पादरी वर्ग के लोग अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते थे और इस वजह से वहां जो राजतंत्र थी उसे समाप्त किया गया। पादरी वर्ग अपने तरीके से कर लगाया करते थे जनता के ऊपर। जिसे हम टाइप नामक कर के नाम, जो टाइप नामक कर है वो एक धार्मिक कर था जिसे हम जानते हैं, जो हर धार्मिक सामग्रियों पर जनता से वसूलती थी। और जो है राजा जो है अपना एक अलग टैक्स वसूल किया है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें फ्रांस के पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और जो राजा थे वो किस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करते थे और जनता ने वहाँ जो फ्रांस में राजतंत्र चला आ रहा था किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इसी से प्रेरित होकर जो यूरोप के अन्य देश थे वो प्रभावित हुए और फ्रांस से प्रेरणा लेकर अपने देश को राजतंत्र मुक्त करने के लिए विद्रोह करने लगे। और अनेक जो आसपास के देश थे उन्होंने ऐसा किया। धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद, फ्रांस का राष्ट्रवाद जो था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। हम देखते हैं कि आगे कि फ्रांस से प्रेरणा लेकर जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस से प्रेरणा लेकर किया गया, इटली का एकीकरण फ्रांस से प्रेरणा लेकर किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है पूरे यूरोप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ यूरोप में किस प्रकार हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोप में जो लोग थे उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और देशभक्ति के प्रति प्रेम, लगाव और देश के प्रति समर्पण के भाव ने उनके अंदर राष्ट्र भावना को जागरूक कर दिया। और वहीं से हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है और इसकी शुरुआत जो होती है फ्रांस से होती है। फ्रांस यूरोप का एक देश है, उसी देश से राष्ट्रवाद का उदय होता है। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी जो स्वतंत्रता चाहते थे, जो व्यक्तियों की आज़ादी चाहते थे, सभी के कानूनी तौर पे सभी व्यक्तियों की बराबरी चाहते थे कि सभी व्यक्ति कानून के सामने एक समान है। इनकी यही मानसिकता रही और ये निरंकुश राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे, निरंकुश राजतंत्र का विरोध करते थे। हम देखते हैं 1815 ईस्वी के बाद जो एक नया रूढ़िवाद आता है। हम देखते हैं कि 1415 में लुई 18वां को फ्रांस की गद्दी पर बैठाया जाता है और उस समय लुई 18वां को 1415 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट को 1814 ईस्वी में सभी देशों के गठबंधन ने मिलकर फ्रांस की गद्दी को छोड़ने पर मजबूर किया, तो उस समय जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं उन्हें
एल्बा द्वीप में निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया गया, फ्रांस की गद्दी से हटाकर। तो उस समय लुई 18वां जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठाए गए हैं, लेकिन एल्बा द्वीप से जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं वहाँ से भाग निकलने के बाद फिर फ्रांस आए। फ्रांस आने के बाद हम देखते हैं कि फिर 100 दिन तक नेपोलियन बोनापार्ट शासन करता है फ्रांस पर। और इसी समय वाटरलू का युद्ध होता है, जो 1815 में होता है। वाटरलू का युद्ध हम जानते हैं कि 1815 ईस्वी में होता है। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में होता है, और इस समय नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना करना पड़ा। ये जो युद्ध होता है ब्रिटेन और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच होता है, और इस युद्ध में बुरी तरह नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना करना पड़ता है, और इस पराजय के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो वियना कांग्रेस है, इसमें जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ड्यूक मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं ड्यूक मैटरनिक वियना कांग्रेस में भाग लेते हैं, और वियना संधि में ये समझौता होता है कि दोबारा कभी भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी यूरोप के देशों पर अपना सभी देशों को अपने अधीनस्थ बनाने का जो प्रयास किया, ऐसा फिर से ना हो, अशांति का वातावरण फिर से यूरोप में ना फैले, इसलिए कि समझौता किया गया। और उस समझौते में ड्यूक मैटरनिक बढ़ चढ़ के भाग लिए, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और ये ड्यूक मैटरनिक बहुत ही योग्य नेता थे, और कहा जाता है कि ड्यूक मैटरनिक यूरोप में 1815 से 1848 का काल जो है ड्यूक मैटरनिक के काल के नाम से जाना जाता है, यानी मैटरनिक का युग कहा जाता है। तो इस समय 1815 में इस संधि में इन्होंने फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी, क्योंकि लुई 16वां जो है बुर्बो वंश का था, उसी वंश से लुई 18वां आते थे। तो इसने फिर से मैटरनिक ने फिर से बुर्बो वंश की स्थापना कर दी फ्रांस में। और स्थापना के बाद हम देखते हैं कि रूढ़िवादिता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और 1815 से लेकर 1814, 15 से लेकर 1824 तक लुई 18वां फ्रांस के गद्दी पर बने रहते हैं। और 1824 में देखते हैं कि चार्ल्स दशम 1824 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ये रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं। ये परंपराओं को पुनः लागू करने का प्रयास करते हैं, जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाप्त कर दिए गए थे। जो परंपराएं चली आ रही थी, रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उसे समाप्त कर दिए गए थे। इसे फिर से लागू करने का प्रयास किया जा रहा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और लोग जो थे उन्हें जो विशेषाधिकार मिला था उसे भी देने का प्रयास किए जा रहे थे, यानी जो परंपराएं पहले चली आ रही थी। तो इस चीज को लेकर ये क्रांति हुई, जिसे हम जानते हैं 1830 ईस्वी की क्रांति, जो जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और हम ऊपर पढ़े हैं वियना कांग्रेस और वियना संधि में फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास। अभी मैंने बताया कि वियना कांग्रेस में जो मैटरनिक ड्यूक हैं वो फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास करते हैं कि फ्रांस फिर से दोबारा उठकर ऐसा न ऊपर आए कि पूरे यूरोप को अपने अधीनस्थ करने का प्रयास करे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनकर किया था। उस प्रकार का ऐसा माहौल और ऐसा सिचुएशन न आए। तो
हम देखते हैं कि इस प्रकार से फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि एक क्रांति होती है 1830 ईस्वी में, जो जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे 4 सदस्यों को उस सम्राट के पद से हटा दिए जाते हैं और फिर नियुक्त किए जाते हैं 1830 में लुई फिलिप, जो फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं और 1830 से 1848 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इस समय फ्रांस में भूखमरी चरम सीमा पर थी और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर थी। यही वजह जो है 1848 की क्रांति का कारण बनता है और 1848 में क्रांति होती है। और इसी क्रांति के फलस्वरूप हम देखते हैं कि नए गणतंत्र की स्थापना होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि नए गणतंत्र की स्थापना होती है और नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। नेपोलियन जो तृतीय हैं, नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का राष्ट्रपति 1848 में घोषित कर दिया जाता है। 1848 में नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, किस प्रकार से पूरे यूरोप के देशवासी अपने देश के प्रति प्रेम और अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और लगाव किस प्रकार से विकसित करते हैं। और देखते हैं कि धीरे धीरे जो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। और सभी यूरोपवासी, जो यूरोप में जो छोटे छोटे देश हैं, सभी अपने देश में राजतंत्र को समाप्त कर संवैधानिक तंत्र लाने का प्रयास करते हैं, गणतंत्र लाने का प्रयास करते हैं, गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, जनतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, जहां लोगों का शासन हो, जहां लोग एक समान जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का किस प्रकार यूरोप में उदय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छोटा सा और समय लेना चाहूँगा कि मैं पहले जर्मनी का एकीकरण एक वीडियो में अपलोड कर दिया है और इटली का थोड़ा विस्तार पूर्वक से मैं जिक्र करूँगा, वो अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और जर्मनी का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे आप देख सकते हैं। ठीक।